अरविंद शेख साहब, आपने विधानसभा में आज मौखिक निवेदन बैठक करते हुए तीनों एमएलए के साथ एक बहुत अच्छी रजूआत की। इस पर मैं समझना चाहूंगा कि वो क्या हकीकत है। आज तो पिछले जब से केंद्र में एनडीए गवर्नमेंट आई है जी, उसके बाद इनका एक गुप्त एजेंडा ये रहा है कि किसी भी तरीके से इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम किया जाए। किन लोगों में आप ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनकी जो कभी भी संस्था है, आरएसएस जो है, उनका वो कुछ हमारे वसीम रिजवी जैसे लोगों का इस्तेमाल करके, क्योंकि अगर एक मुस्लिम बोलता है तो उसका एक असर ये होता है कि मुस्लिम बोल रहा है ना, इसकी बात में सच्चाई है, वजूद है, इसको क्या लेना देना है इस्लाम के खिलाफ बोलने से, कुरान मजीद के खिलाफ बोलने से, आए आप सल्लम के बारे में बोलने से। इसलिए उनकी बहुत सोची समझी गहरी साजिश है कि वो हमारे लोगों से हमारे खिलाफ की वो लोग बात करवाते हैं। और पिछले मैं देख रहा हूँ लगभग 2014 से जब से एनडीए गवर्नमेंट बैठी है, जब से हर मुद्दे पे मुसलमानों को और इस्लाम को किस तरीके से बदनाम किया जाए, उसकी हर मुमकिन कोशिश ये लोग अपने तरीके से करते आए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि इतना सोशल मीडिया पे खुले आम ये लोग जहर उगलते हैं, इतना खुले आम इस्लाम का खुलफाए राशिदीन को, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यानी ये लोग बदगुमानी फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन इनके सामने लिया नहीं जाता है। और जबकि हाईकोर्ट से भी जो हमारी संस्था है तहफ़्फ़ुज़ रिसालत, जो ट्रस्ट है, जो हमेशा ये नाइंसाफी के सामने और इस्लाम को बदनाम करने की या आपस की तौहीन कोई करता है पहचान, तो उसके सामने लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश पूरी ताकत के साथ करते हैं। तो वो लोग हाईकोर्ट से भी ऑर्डर लेकर के आए, लेकिन उसके बावजूद भी वेजलपुर पुलिस स्टेशन में वो गुनाह रजिस्टर नहीं किया गया। एक गुनाह के लिए जब पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन के पीआई कहते हैं कि आपको इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। जब आज हमारे कहने का मकसद ये था कि जब सरकार बढ़ चढ़कर ये कहती है कि हम साइबर क्राइम को रोकेंगे, साइबर के गुनाहों को रोकेंगे, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो हमारा कहना ये कि सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हो, लेकिन एक समाज का विश्वास टूटे ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। तो आप तीनों एमएलए जो थे वो मुस्तैद और मुत्तफिक थे इस मौजू पर? बिल्कुल, हम लोग साथ में डीजीपी साहब को भी मिलकर के आए थे आज से 15 दिन पहले, और उनसे भी कह करके आए थे कि जो शैतान नराधम वसीम रिजवी जिस तरीके से ये बात करता है, देखने की बात तो इसके अंदर ये है कि ये आदमी ने सिर्फ एक अर्जी फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, ना अभी वो एडमिट हुई है, ना अभी उस पर कोई नोटिस इश्यू हुई है, यानी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं निकला, और उसके बावजूद वो बाहर आकर के मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर आके इस तरीके से बात कर रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो मुसलमानों के खिलाफ। आप क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या स्टैंड लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर किसी भी मजहब की किताबों में, मजहब में उसको मुदाखलत करने का उसको बिल्कुल भी हक नहीं है, अधिकार नहीं है। और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी जो अर्जी है इसको निकाल कर फेंक देगी और भारी जुर्माना भी लगाएगी, क्योंकि ये होना ही चाहिए। क्योंकि एक आदमी यानी जिसको संकी किस्म का आदमी अपनी मन घड़त बातें करे और इतनी बेवकूफाना बातें करे, तो ऐसी बातों से कितना एक देश के अंदर माहौल बिगड़ता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सो मोटो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कदम उठाने चाहिए। जब इतना बड़ा साइबर क्राइम बनाया है, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे यूट्यूब चैनलों के ऊपर इस्लाम के खिलाफ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, हमारे खुलफाए राशिदीन के खिलाफ अगर ऐसी गलत बातें ये लोग चलाते हैं, तो सामने से सरकार की फर्ज है कि जो कौमी एकता भाईचारे का माहौल है, दो कौमें मिलजुल के रह रही है, तो ऐसे वक्त में अगर कोई ऐसी शैतानी हरकत करता है तो उनके सामने साइबर क्राइम को फरियाद देने की जरूरत नहीं है, उनको सामने से उनके सामने कंप्लेन दायर करनी चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसी कड़क सजा देनी चाहिए कि जिससे कभी भी कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके, ऐसी कोई जरूरत ना कर सके कि कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ हो। जैसा भी आपने बताया कि यही लोग हैं, कि यही मुजरिम है, यही मुंसिफ है और यही पुलिस है, और पुलिस भी कोई मुस्बत रोल नहीं इख्तियार करती, तो ये कहाँ तक मामला चलना चाहिए और इसका तोड़ क्या है? इसके तोड़ में इसके लिए मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने आज ही ये अभी आपके वहां में आ रहा था, उस वक्त में रास्ते में मैंने यही सोचा कि इसके लिए कुछ हाईकोर्ट में भी कुछ गुहार लगाई जाए कि जो साइबर क्राइम की इतने जब केस बनाने की बात है, इतना सब खर्च सरकार उसके लिए करती है और जगह जगह पे हर जिले में अब तो साइबर क्राइम के पुलिस स्टेशनों को भी खोला जा रहा है और गुजरात के लगभग 7 बड़े शहरों में तो इसको
खोल दिया गया है, जी। तो ऐसी जगह पे वहां पे इनको सामने से इसके अंदर कंप्लेंट दायर करनी चाहिए। और हम हाईकोर्ट के अंदर इंशाल्लाह मैं खुद कोशिश करूंगा कि हाईकोर्ट में जाकर के इस बात को रखें हम कि ऐसी जहां भी कोई चीज होती है उसे तात्कालिक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो देशद्रोह की बात है, देश को तोड़ने वाली बात है। ये किसी भी संघ के आदमी को ये हक और ये अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी मजहब के खिलाफ कुछ भी बात कर ले। जब हमारे देश का बिन सांप्रदायिक हमारा जो देश है, यहाँ पर सबको अपने मजहब पालने का, सबको अपनी पूजा पद्धति, अपनी इबादत करने का, सबको अपने अपने तरीके से हर मजहब को अधिकार है। फिर ऐसी गलत बातें ये करना और उसको चला लेना, मैं ये मानता हूँ कि जानबूझकर के जो आज की जो सरकार है वो जानबूझकर ऐसे लोगों को खुला दोष देती है, और मैं इसके पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा गुप्त एजेंडा मानता हूँ। अच्छा, आपने कोई फाइल भी रखी, उसमें ये बात भी रखी है कई सालों से ये मसले चल रहे हैं और फाइल इसलिए रखनी पड़ी कि ऐसे कई केस उसमें मौजूद है लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो वो फाइल की हकीकत क्या है? वो फाइल के अंदर जो आपके के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो संस्था काम कर रही है, जो ट्रस्टी लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने बार बार कंप्लेंट दी है। लगभग जो उसमें मैंने देखा 7 कंप्लेंट उसके अंदर थी। वो 7 कंप्लेंट की फाइल मैंने उसी वक्त होम मिनिस्टर को मेरे वक्तव्य पूरा होने के बाद भेजी और मैंने कहा कि तुम देखो कि इसके अंदर कितनी गंदी और दलील हरकतें इन्होंने की है, तो इनके सामने केस दायर होना चाहिए। लोग थक गए पुलिस स्टेशन के धक्के खा करके, यहाँ तक कि हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बावजूद भी पुलिस अगर केस नहीं लेती है। और जब पुलिस के पास जाते तो पुलिस कहती है वो हाईकोर्ट जाओ, तो फिर साइबर क्राइम और पुलिस किस लिए है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? ये इसको भेजा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें सरकार की मिलीजुली है, इनकी मिली भगत है। इसलिए इसके लिए हमको इसके लिए कानूनी लड़ाई जरूर से लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई हमको लंबी लड़नी है। आपने फाइल पेश की तो कोई इत्मीनान दिलाया गया कि हाँ इस पर कुछ कार्रवाई होगी? इसमें जब ये मैंने फाइल पेश की उस वक्त में जब इसका मेरी बात का जवाब देने के लिए नितिन पटेल खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे डिपार्टमेंट में नहीं आता है, ये होम डिपार्टमेंट में जाती है मैटर, और प्रदीप सिवाय को मैं ये जो है पूरी बात उनको कहता हूँ कि वो इसके ऊपर से अपना जो भी रोक है और वो जो बाहेधरी जो देनी है वो देंगे। वो उन्होंने रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है और ये काम उन्होंने प्रदीप सिंह जाडेजा को सौंपा है। जिस वक्त उन्होंने बात कही उस वक्त में प्रदीप सिंह जाडेजा ने मेरे सामने देख करके मुझे इशारा कहा कि फाइल आपकी डेट मिल गई है और मैं जरूर से इसके ऊपर यानी जवाब दूंगा। उन्होंने दूर से इशारे से मेरे साथ ये बात की है। अब इंतजार रहेगा मुझे 2-4 दिन में। एक आखिरी सवाल ये था कि बिगड़ती हुई जो हालात है, पुलिस पर जाओ तो कहते हैं हाईकोर्ट जाओ, हाईकोर्ट जाओ तो पुलिस पर जाओ, और इसमें कानून लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात देख रहे हैं और खासकर मुसलमानों को देख रहे हैं, एक किस्म का एक खास तरह से हमको इस तरह से एक कोने में कुछ नहीं किया जा रहा है, इसका आप इस तरह नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार की और आरएसएस की सोची समझी साजिश है। किसी की इतनी जरूरत और किसी की हिम्मत नहीं है। देश के कड़े इतने कानून है, अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो कोई भी आदमी ये हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक इस्लाम के खिलाफ की जो पूरी हवा बनी है और वो पूरा मामले को लेकर के हमने देख रहे हैं कि जब से एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में आई है, उसके बाद आए दिन हम देख रहे हैं कि इस्लाम को और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। ये कोई घटना एक्सीडेंटली नहीं है, ये सोची समझी साजिश है इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब जब सरकार जानती है, साइबर क्राइम जानती है, सबको बताए, और जब भी एक्शन नहीं हो रहे हैं तो इसको हमको हाईकोर्ट में भी चैलेंज करना पड़ेगा, और हाईकोर्ट से अगर इंसाफ के अंदर हमको उम्मीद है कि मिले, नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमको उसको चैलेंज करना चाहिए। एक रीति में अगर आपकी ये बात समझ जाए तो इस तरह से होगा कि जो सरकार के इंसाफ की तरफ का रवैया है वो फर्ज के लिए और दूसरी गुजरत के लिए और है और हमारी कौम के लिए कुछ और है। बिल्कुल, यानी ये गवर्नमेंट जो बैठी है, ये गवर्नमेंट बिल्कुल ही सफलता करती है, सफलता बिल्कुल करती है। बिल्कुल उनको हर इश्यू में उनको हिंदू और मुसलमान ही नजर आता है, और हर तरीके से, क्योंकि आज हम समझ सकते हैं कि ये लोग 100 साल की मेहनत के बाद आरएसएस जब इस सरकार में आई है, तो आरएसएस का एक ही मकसद है कि वो उनकी जो एजेंडा है, उनकी जो सोच है, उसको इस देश पे लागू किया जाए। ये जो देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो इनकी साजिश और जो इनकी कोशिश है, ये उसी का है एक भाग के तरीके से मैं उसको देख रहा हूँ कि ये धीमे धीमे ये इस तरीके से मामले को बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि कोई भी
संस्था है या मुस्लिम समाज है या कोई भी छोटे मोटे जो लघुमती के दूसरे जो समाज है, वो समाज इसके सामने कुछ बोल ना पाए, क्योंकि इसके सामने बोलना पड़ेगा। ये धीमे धीमे ये टेस्ट है हमारे लिए। यानी इस्लाम भी होता और मुसलमानों के किसी भी तरह से नुकसान पहुंचे में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। कोई कसर इनको बाकी नहीं छोड़नी है। एक लाइन का एजेंडा है, एक ही लाइन का एजेंडा है, और बिल्कुल ये जो दिन से आए हैं उस दिन से इनकी इस एजेंडा पे इन्होंने काम किया है। पहले 5 साल जो एनडीए गवर्नमेंट के थे, 2014 से 2019 में बनी, उस वक्त में तो थोड़ा बहुत भी ये लिहाज करते थे। अब लेकिन उसके बाद जब इनको भारी बहुमति मिली और जब राज्यसभा के अंदर भी आप जब इनकी बहुमति हो गई है, ऐसे वक्त में ये लोग इस सिचुएशन को करने की कोशिश करने जा रहे हैं कि यानी कि जो कुछ भी इनकी मंशा है, जो इनकी सोच है, 100 साल से जो ये जिस बातों को करके हिंदू समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, उस तमाम बातों को जल्द से जल्द लागू करने की, अपने एजेंडा को लागू करने की ये एक मुहिम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली बात है या अचानक से हुई बात है, नहीं, ये बिल्कुल सोची समझी होश और हवास में हुई साजिश है और एक प्रोग्राम के तहत इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।